नमस्कार। कल हमने बात की थी पाचन तंत्र की। आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र की कि किस प्रकार अपने श्वसन तंत्र काम करता है, क्या उसकी संरचना है। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र से पहले आप ये देख लो श्वसन होता क्या है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत O2 को ग्रहण किया जाता है। O2 को ग्रहण किया जाता है। यह O2 हमारे शरीर में ग्लूकोज का विघटन करता है, ग्लूकोज का विघटन करता है, विघटन। और इसके उपरांत CO2 का निर्माण होता है और उस CO2 को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया ही श्वसन कहलाती है। ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, जिसके उपरांत ग्लूकोज का विघटन होता है और CO2 का निर्माण होता है और इस CO2 को बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। अब अपने इसके चित्र के बारे में बात करेंगे कि इसका चित्र किस प्रकार से निरूपित किया जाता है या बनाया जाता है। तो चित्र की बात करें तो वही आसान सा तरीका मैंने आपको कहा था कि किस प्रकार इसका चित्र हम बनाएंगे। तो ये देखिए, इस प्रकार इसका हम श्वसन तंत्र का चित्र बनाएंगे, आसान सा। ये मुख्य श्वसन तंत्र है का भाग है। सबसे पहला भाग नासागुहा, नासागुहा, नासाग्रसनी, नासाग्रसनी, श्वास नली, कंठ, उपास्थि के अधूरे वलय, वलय, उपास्थि के अधूरे वलय। यह मुख्य श्वसन भाग होता है जिसको फेफड़े कहा जाता है या फुफ्फुस भी आप कह सकते हो। ये दाया फुफ्फुस, ये बाया फुफ्फुस। इसके बाद ये श्वास नली आगे दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इस शाखा को श्वसनी, श्वसनी कहते हैं। यह श्वसनी फिर आगे जाके शाखाओं में बढ़ना शुरू हो जाती है। ये श्वसनी फिर आगे जाके शाखाओं में बढ़ना शुरू हो जाती है। ये शाखाएं कहलाती है श्वसनिका। श्वसनिका। और इसका श्वसनिका का अंतिम भाग गोल संरचनाओं में निरूपित किया जाता है या बदल जाता है। इन गोल संरचनाओं को कहते हैं वायुपुटिका, वायुपुटिका। और नीचे सबसे पहले नीचे आप देखते हो इनके स्पर्श करते हुए एक झिल्ली पाई जाती है जिसको डायाफ्राम, डायाफ्राम कहते हैं। इस तरह से प्रारूपिक आपके श्वसन तंत्र का चित्र है जो कहीं ना कहीं श्वसन की क्रिया को संपन्न कराने में सहायता करता है या संपन्न करवाता है।
शुरुआत करते हैं। इसमें सहायक श्वसन अंग और मुख्य श्वसन अंग होते हैं, ध्यान करना। सहायक श्वसन अंग फुफ्फुस को छोड़कर जितने भी आप देख रहे हो सारे सहायक श्वसन अंग है, ध्यान करना। और मुख्य श्वसन अंग फुफ्फुस वाला भाग है, ध्यान करना। उसमें सबसे पहला भाग आता है नासागुआ। नासागुआ आप देख ही रहे हो, नासागुआ ये भाग है जो कहीं ना कहीं सांस को ले जाने में प्रारंभिक हिस्सा है, जहां कहीं ना कहीं सांस आगे की ओर बढ़ेगी, वायुमंडल से हमारे शरीर में प्रवेश करेगी। इस नासागुआ के अंदर दो नासागुआ हमारे मुख के सामने की ओर दिखाई देते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, जिसको नासारोम कहते हैं। ये नासारोम होते हैं, ध्यान करना। ये रोम के साथ एक चिपचिपे पदार्थ को स्रावित करने वाली झिल्ली पाई जाती है, जिसको श्लेष्म झिल्ली कहते हैं। ये कहीं ना कहीं अनावश्यक पदार्थों को, जो वायु के अलावा या ऑक्सीजन के अलावा जो भी अनावश्यक धूल के कण अन्य कोई सूक्ष्म जीव जाता है, उसको यही रोक लेते हैं, एक तरह से फिल्टर करने का कार्य करता है, ध्यान करना। उसके बाद आगे चलते हैं तो अभी बात की थी अपने नासाग्रसनी की, जो नासा मार्ग से होती हुई ग्रसनी आती है उसको नासाग्रसनी कहते हैं। नासाग्रसनी आगे की तरफ बढ़ती है तो हमारे कंठ की तरफ आती है, जिसको कंठ वाला हिस्सा कहते हैं। यहाँ कंठ वाले हिस्से में ही स्वर यंत्र होता है, जहां से ध्वनि उत्पन्न होती है। स्वर यंत्र से ध्वनि उत्पन्न करने में भी कहीं ना कहीं श्वसन तंत्र अपनी भूमिका निभाता है, ध्यान करना। उसके बाद आगे चलते हैं तो ये नली आगे की तरफ बढ़ती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसको अपने कहते हैं श्वास नली। ये श्वास नली होती है। इस श्वास नली के अंदर उपास्थि के बने हुए अर्धचंद्राकार इस तरह की आकृति के बने हुए वलय पाए जाते हैं, जो इस नली को पिचकने नहीं देते, यानी सिकुड़ने नहीं देते, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो ये श्वास नली दो भागों में विभाजित होकर अपने अपनी तरफ के फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। इन दो भागों या इन दो शाखाओं को क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। यह श्वसनी फिर आगे प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, इस तरह से फिर आगे उप शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और इन उप शाखाओं को क्या कहते हैं? श्वसनिका कहते हैं। अब श्वसनिका का अंतिम भाग गोल संरचनाओं के रूप में विभाजित हो जाता है, जो पूरे फेफड़े में पाया जाता है। इस तरफ भी यही स्थितियां पाई जाती है, ध्यान करना। इस तरफ भी यही, जो अपन ने इस तरफ बाईं तरफ बात की है, वही दाईं तरफ स्थितियां पाई जाती है। जो हमने बाईं तरफ की स्थिति की बात की वही दाईं तरफ पाई जाती है, दोनों में यही स्थितियां रहती है, ध्यान करना। और इस तरह से ये कहीं ना कहीं अंतिम भाग जो पाया जाता है वो गोल गेंदनुमा संरचना होता है, जिसको वायुकुप्पिका कहते हैं। और उसके बाहर एक नीचे की तरफ एक पतली झिल्ली होती है, जिसको डायाफ्राम कहते हैं, जो इस फेफड़े को स्पर्श किए रहती है। ये ज्यादातर हमने सहायक श्वसन अंग की बात की। अब मुख्य श्वसन अंग, जिसको हम फुफ्फुस या फेफड़ा कहते हैं, यह दाया फेफड़ा है और यह वाया फेफड़ा है। दाया फेफड़ा आप देख रहे हो, दाया फेफड़ा लंबाई में बड़ा होता है, ये 3 खंडों में विभाजित होता है, ये 3 खंडों में विभाजित होता है, लंबाई में थोड़ा बड़ा होता है। और बाया फेफड़ा मोटाई में थोड़ा बड़ा होता है, लंबाई में कम होता है, और ये 2 खंडों में विभाजित होता है, ध्यान कर लेना। ये 2 खंडों में विभाजित होता है। हालांकि कार्य सबका एक जैसा है, एक तरह से कार्य करता है, कोई इसका कार्य प्रणाली पर इसका फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान करना। और ये फेफड़ा किससे बनता है? जो अभी अपने बात की श्वसनी, श्वसनिका, वायुकुप्पिका, इस तरह की संरचनाओं से मिलकर फेफड़े का निर्माण होता है। ये तो हमने पढ़ा है श्वसन तंत्र की संरचना। अब आता है इसकी कार्य प्रणाली की, कैसे श्वास लेते हैं, कैसे CO2 को बाहर निकालते हैं। तो हमारे शरीर में श्वास लेने की क्रिया किस प्रकार होती है वो देखें कि हम सांस को लेते कैसे हैं। सबसे पहले ध्यान करना, हमारे शरीर में ये डायाफ्राम अपना काम करता है। ये डायाफ्राम पहले की तुलना में जो आपको गोल दिखाई दे रहा है वो चपटा हो जाता है। ये गोल वाली स्थिति है और ये चपटे वाली स्थिति है, ध्यान करना। ये चपटा जैसे ही होगा, इस फेफड़े को फैलने के लिए जगह मिल जाएगी, यानी इसका आकार पहले से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बड़ा होते ही इसका आयतन बढ़ जाएगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि आयतन बढ़ता है तो किसी भी चीज का अगर आयतन बढ़ता है तो आयतन बढ़ा है, आयतन बढ़ गया तो दाब क्या हो गया? दाब उल्टा चलता है, कम होता है। अब किसका दाब कम हो गया? वायुमंडल के अंदर जो दाब है गैस का, उससे दाब अपने इस फेफड़े में कम हो गया। किस गैस का कम हो गया? O2 का दाब कम हो गया फेफड़े में। और यहाँ वायुमंडल में दाब निश्चित रहता है, वो कम ज्यादा होता नहीं है, लगभग समान ही रहता है। तो यहाँ दाब तो ज्यादा हो गया और यहाँ दाब अपेक्षाकृत क्या हो गया? कम हो गया। और इस तरह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन इस नासा मार्ग में प्रवेश करती है, यानी दाबांतर के कारण। दाबांतर के कारण ये ऑक्सीजन हमारे इस नासा मार्ग में प्रवेश करती है और नासा मार्ग में प्रवेश करती हुई इन सभी भागों में पहुंचती है। और इस तरह से ये ऑक्सीजन इस वायुकुप्पिका तक पहुंच जाती है, जो अंतिम हिस्सा होता है वायुकुप्पिका, ध्यान करना, इस वायुकुप्पिका तक पहुंच जाती है। अब ये वायुकुप्पिका, ध्यान करना, वायुकुप्पिका इस ऑक्सीजन को दाबांतर के कारण उसमें शरीर में प्रवेश करवा देती है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में रुधिर में प्रवेश करवा देती है, जो रुधिर उसको विभिन्न हिस्सों में लेकर जाएगा।
उसके बाद दूसरा काम आता है कि ये डायाफ्राम अब वापस पूरे वाली स्थिति में, जैसे ये गोल था, गोल से चपटा हुआ वापस गोल हो जाता है। वापस गोल होता है तो ये डायाफ्राम अपनी पहले वाली स्थिति में चला जाता है। पहले वाली स्थिति में जाता है तो इस समय क्या होता है, फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ता है तो आयतन क्या हो जाता है, आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और आयतन कम हो जाता है तो दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये दाब बढ़ गया तो कौन सी गैस का दाब बढ़ा है, CO2 का दाब बढ़ गया। कहां बढ़ा, फेफड़े में बढ़ गया, क्योंकि ऑक्सीजन तो क्या हुआ, जैसे इस वायु कुपिका में आई शरीर में चली गई, और शरीर में जो बना हुआ CO2 है वो रुधिर के द्वारा वायु कुपिका में इकट्ठा होने लग गया, और इस तरह से यहाँ CO2 का दाब बढ़ गया। किसकी तुलना में बढ़ गया, वायुमंडल में उपस्थित CO2 की तुलना में बढ़ गया। तो जैसे ही दाब जहां ज्यादा होता है, उच्च दाब से वायु निम्न दाब की ओर गति करती है, तो निम्न दाब यहाँ है, कम दाब यहाँ है। यहाँ दाब ज्यादा है CO2 का, तो CO2 यहाँ से निकलेगी, और CO2 यहाँ से निकलकर कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल में वापस चली जाएगी। और इस तरह से O2 और CO2 का आदान प्रदान चलता रहता है, और हमारी श्वसन क्रिया आसानी से कंप्लीट होती रहती है। ध्यान रखना, यही श्वसन ऑक्सीजन अब आगे चलकर हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ग्लूकोज के साथ जुड़कर कहीं ना कहीं उसको ग्लूकोज को विघटन करेगा। ग्लूकोज के विघटन से ही हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज के विघटन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा प्राप्त होने के उपरांत कौन सी गैस बनती है, CO2 गैस बनती है। इस CO2 को वापस दाबांतर के कारण यहां से होते हुए, नासा मार्ग से होते हुए शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा प्रारूपिक श्वसन तंत्र का संरचना और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में संक्षिप्त रूप से मैंने आपको जानकारी दी। उम्मीद आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। धन्यवाद।